जय हिंद। कल के वीडियो में हम लोग भूमि संसाधन के बारे में, भूमि के भौतिक स्वरूप के बारे में, मृदा के बारे में, मृदा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में और उसके कारक के बारे में पढ़े थे। आज के वीडियो में हम लोग मृदा के प्रकार और उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, उसके वितरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मुख्य रूप से मृदा का प्रकार 6 है, यानी कि भारत में कुल 6 प्रकार के मृदा यानी मिट्टी पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ेंगे। जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। यह धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर ये देखें कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो यह बालू, सिल्ट और मृत्तिका के अनुपात से, इन सभी को मिलने से ही जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है और इसका रंग धुंधला, लालिमा से लेकर के भूरे रंग के होता है। जलोढ़ मृदा का विस्तार, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो हमारा जो भारत का जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे जो मैदानी क्षेत्र है उत्तर भारत का, वहाँ पे मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। यानी कि जो बिहार, यूपी वाला जो एरिया है, हरियाणा, ये सब जो इलाका है, इन सब इलाकों में मुख्य रूप से यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यानी उत्तर भारत में मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा का विस्तार है। अब यहाँ पे जो ये जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है, इसका एक कारण है। कारण ये है कि यहीं से इसके अगल बगल से 3 नदियाँ गुजरती है, जो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदियों में से है, जिसमें कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी है। ये नदियाँ जब निकलती है तो अपने साथ बहुत सारी नई मिट्टी जलोढ़ को निक्षेप करके ले आती है, यानी उसको काट करके लाती है और उन्हीं के कारण यहाँ पे जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तरी मैदान में हुआ है। इसके अलावे राजस्थान और गुजरात में भी जलोढ़ मृदा का एक पतला सा पट्टी पाया जाता है, एक संकरा पट्टी पाया जाता है, मतलब वहाँ भी कुछ भाग में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। उसके बाद हम लोग अगर चलें भारत के तटीय मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में, तो वहाँ पे भी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है, वहाँ भी जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। और उसका कारण ये है कि वहाँ पे कुछ नदियाँ हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इन नदियों द्वारा जो वहाँ पे निक्षेप करके मृदा को लाया गया है, उसी से पूर्वी तटीय मैदान में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार हुआ है। तो ये सभी जगह हैं भारत में जहाँ पे मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, जिसमें कि उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात में भी कुछ भाग में यहाँ पे पतला एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, और भारत का जो यहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे भी जलोढ़ मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे है जलोढ़ मृदा के प्रकार, यानी जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं, जो जलोढ़ मिट्टी है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है बांगर और एक का नाम है खादड़। अब यहाँ देखेंगे कि बांगर किसे कहते हैं और खादड़ किसे कहते हैं। तो बांगर पुराने जलोढ़ मृदा को कहते हैं, जो पुराना जलोढ़ मृदा होता है, जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है, उसी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें कंकर और बजरी की मात्रा बहुत अधिक होती है और इस प्रकार के जो मिट्टी है वो दक्षिण बिहार में मिलता है। तो जो पुराना जलोढ़ मिट्टी है उसी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। इसमें कंकर और बजरी का मात्रा अधिक होता है और ये मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो दक्षिण बिहार है वहाँ पे देखने को मिलता है। इस भाग में ज़्यादातर बांगर जलोढ़ मिट्टी ही पाए जाते हैं। उसके बाद है खादड़। तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहते हैं। इसमें कंकर, बजरी महीन कण के रूप में पाए जाते हैं। तो जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है, जो हर साल नदियों द्वारा निक्षेप होकर के आता है, उस मिट्टी को हम लोग खादड़ जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये मुख्य रूप से इसमें जो कंकर, बजरी होते हैं वो महीन कण के रूप में पाए जाते हैं और इस तरह के मिट्टी हम लोगों को उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। उत्तर बिहार में इस तरह की मिट्टी का विस्तार अधिक है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो वहाँ पे खादड़ मिट्टी आते हैं, उसका कारण ये है कि उत्तर बिहार में हर वर्ष कोसी जैसी नदियाँ हैं जो अपने साथ निक्षेप करके नई जलोढ़ मिट्टी को लाती है और एक पतला परत वहाँ पे बिछा देती है। तो इस तरह से वहाँ पे ज़्यादा हिस्से में वहाँ पे खादड़ मिट्टी पाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि खादड़ मिट्टी जो है वो बांगर मिट्टी की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि इसमें
ये जो मिट्टी कट के आते हैं वो नया होते हैं, उसमें ह्यूमस ये सब की मात्रा अधिक होती है। इस कारण से ये जो खादर मिट्टी है वो बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ मानी जाती है। अब हम लोग इसके जो जलोढ़ मृदा है उसके तत्वों की प्रधानता के बारे में पढ़ेंगे कि इस जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से पोटास, फास्फोरस और चूना की प्रधानता होती है। ये मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है, यानी कि इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वहीं पे नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की इसमें कमी होती है। इसमें उगाई जाने वाली फसलें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन इत्यादि हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी में हम लोग चावल के, गेहूं की, गन्ना के, दलहन इन सब चीज़ों की खेती करते हैं। इसका जो जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो लगभग भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है, यानी कि भारत में जलोढ़ मिट्टी पूरे क्षेत्र में इसका जो विस्तार है वो 6.4 करोड़ हेक्टेयर्स है। उसके बाद इसमें एक चीज़ आता है दियरा भूमि। ये दियरा भूमि क्या होता है? तो हमारे यहाँ जो बिहार का जो उत्तर बिहार वाला क्षेत्र है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी में बालू की प्रधानता होती है, यानी कि वहाँ की जलोढ़ मिट्टी में बालू अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इस तरह के भूमि को ही हम लोग दियरा भूमि कहते हैं। और ये मक्के के खेती के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ का जो मक्का का खेती होता है वो पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है। तो ये हमारा दियरा भूमि है। तो इतना ही हमारा जो जलोढ़ मिट्टी है उसके बारे में पढ़ना था। अब हम लोग को पढ़ना है काली मिट्टी के बारे में, जिसको हम लोग रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। अक्सर सवाल भी पूछा जाता है कि किस मिट्टी को रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं या काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा रेगुड़ मिट्टी। इसी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो काली मिट्टी का जो निर्माण है इसका जो निर्माण हुआ है वो मूल शैलों तथा ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, यानी कि जो पत्थर हैं, जो मूल रूप से पत्थर हैं उसके टूटने से और जो ज्वालामुखी के बेसाल्ट हैं उनके टूटने फूटने से ही इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी में अल्मुनियम और लौह यौगिक अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण यह मिट्टी काले रंग का होता है। तो इसमें अल्मुनियम और लौह यौगिक के प्रधानता के कारण यह मिट्टी काले रंग के दिखाई पड़ता है। इस मिट्टी को कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, यानी कि इस मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए इस मिट्टी को हम लोग यहाँ पे काली कपासी मृदा भी कहते हैं, यानी कि ये जो काली मिट्टी है इसमें लोहा और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये रंग में काला होता है। इसमें कपास की खेती अच्छे तरीके से होती है, इसलिए इस मिट्टी को हम लोग काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद है कि इस काली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? तो काली मिट्टी का मुख्य रूप से विस्तार दक्कन के जो लावा प्रदेश हैं वहीं पे है, जिसमें कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य आते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में ही इस काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। अगर कुल मिलाकर भारत में इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर में है। पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी जितना है उतना ही लगभग ये काली मिट्टी भी फैली हुई है, जिसका अगर हेक्टेयर में बात करें तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर इसका पूरा क्षेत्रफल है, इतने में ये फैली हुई है। इसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना की इसमें प्रधानता होती है, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि इसमें फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि काली मिट्टी में फास्फोरस कम मात्रा में पाए जाते हैं, न के बराबर पाए जाते हैं। हम लोग काली मिट्टी को आसानी से पहचान सकते हैं। जब भी गर्मी या शुष्क मौसम आता है तो काली मिट्टी जो होता है उसमें बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं। इस दरार पड़ने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो हवा है, वायु है, वो आसानी से इस मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें एक कमी होती है कि जितना ये दरार जब फटता है तो इसमें वायु तो मिल जाती है, लेकिन जब इस पर पानी मिलता है तो ये चिपचिपा हो जाता है, चिकना हो जाता है, जिससे कि इसको जुताई करना मुमकिन नहीं होता है। जुताई करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसलिए किसान क्या करते हैं कि इस
मिट्टी को पानी आने से, जो मानसून का प्रथम बारिश आता है उसी समय इसकी जुताई कर देते हैं, ताकि बाद में इसमें जुताई करने में किसी तरह की कठिनाई न हो। तो इसको हम लोग इस तरह से पहचान सकते हैं कि जब भी काली मिट्टी, जिस मिट्टी में एक दरार पड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि वो काली मिट्टी ही है। उसके बाद इस काली मिट्टी में हम लोग फसल क्या क्या उगाते हैं। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से हम लोग कपास की खेती करते हैं। इसके अलावा हम और भी खेती कर सकते हैं, जैसे कि गन्ना, प्याज, गेहूं, फल इत्यादि का भी हम लोग खेती इसमें कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से काली मिट्टी में कपास की ही खेती की जाती है। अब हम लोग यहाँ पे लाल मिट्टी के बारे में, या जिसे पीली मिट्टी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे कि लाल मिट्टी या पीली मिट्टी क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लाल मिट्टी का निर्माण हुआ कैसे है। तो इसका निर्माण मूल रूप से ग्रेनाइट और नीस जैसे रवेदार चट्टानों के टूटने से हुआ है। यानी कि जो यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस है, ये जब टूट फूट के छोटे छोटे कण के रूप में बदले, तब यहाँ से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके रंग की बात करें तो इसमें लौहांश की मात्रा अधिक होती है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। यानी कि लोहे की मात्रा होने के कारण ये लाल रंग का दिखता है। लेकिन जब इसमें पानी को मिलाया जाता है, यानी इसमें पानी मिलता है, तब उसके बाद इसका रंग पीला हो जाता है। यानी कि लाल मिट्टी या पीला रंग एक ही है, पीला मिट्टी या लाल मिट्टी दोनों एक ही है, अंतर है सिर्फ पानी का। जब उसमें पानी की मात्रा नहीं मिलाया जाता है, पानी उसमें नहीं मिलता है, तो लाल रंग का होता है। जैसे उसमें पानी मिल जाता है उसका रंग पीला हो जाता है। अब बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय एवं छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, जो कि कुल मिलाकर के लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। तो इतने में इसका विस्तार है, इस पीले मिट्टी का या लाल मिट्टी का इतने क्षेत्र में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में इसका विस्तार पाया जाता है। यह जलोढ़ और काली मिट्टी की तुलना में कम उपजाऊ है। जो पीली मिट्टी या लाल मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की तुलना में बहुत ही कम उपजाऊ है। लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दी जाए तब हम इस पर भी खेती कर सकते हैं, इसमें भी कृषि किया जा सकता है। फसल में अगर बात करें तो हम लोग इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फल जैसे फसलों को कृषि हम लोग कर सकते हैं। इन फसलों का उत्पादन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग लेटराइट मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो जानते हैं लेटराइट मृदा के बारे में। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। यानी कि जो लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये जो लेटराइट शब्द आया है वो ग्रीक के एक शब्द है लेटर, उसी से इस लेटराइट शब्द की उत्पत्ति हुई है। और लेटर का शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इसका विकास उच्च तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है वो हम लोग को वैसे जगह पर मिल जाएगा जहाँ पे ऊंचा तापमान होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो उन जगहों पे इस लेटराइट मिट्टी की हम लोग को ये लेटराइट मिट्टी मिल जाएगा। उसके बाद इसका विस्तार देखें कि कहाँ कहाँ पे है। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और असम के पहाड़ी क्षेत्र में इस लेटराइट मिट्टी का विस्तार है। कुल मिलाकर भारत के बात करें तो भारत के भूमि के जितना क्षेत्रफल है उसमें से 1.3 करोड़ हेक्टेयर पे इस मिट्टी का विस्तार है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। अगर रंग करें इस मिट्टी की तो इसका रंग एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण लाल रंग के होता है। यानी कि जो लेटराइट मिट्टी होता है वो लोहा और एल्युमिनियम के कारण लाल रंग के दिखता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है, एकदम नगण्य पाया जाता है। यानी कि इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होता है, जिसके कारण हम लोग अगर चाहें तो इस पर खेती नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग रासायनिक खाद और अन्य उर्वरकों की मदद से इस पर खेती कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे इस पर खेती करना आसान नहीं है, इस पर खेती नहीं किया जा सकता है। खेती में बात करें तो इसमें हम लोग चाय, कहवा और काजू जैसे फसल को उगा सकते हैं। इसका उत्पादन हम लोग इस मिट्टी में कर सकते हैं। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा। तो इस प्रकार के जो मिट्टी है इसका विकास वैसे जगहों पे होता है जहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होती है, ह्यूमस की कमी होती है और बलुई मिट्टी होती है। तो इन जगहों पे
इस तरह के मिट्टी का निर्माण होता है, यानी कि जहाँ कम वर्षा ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी हो वहीं पे इस तरह के मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है, वहीं पे मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। इसका रंग लाल या हल्का भूरे रंग का होता है। अगर विस्तार की बात करें तो ये हम लोग को राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, पश्चिमी हरियाणा में और दक्षिणी पंजाब में मुख्य रूप से ये मरुस्थलीय मिट्टी हम लोग को देखने को मिलता है। इसमें भी हम लोग ह्यूमस की कमी है, इसलिए इसमें हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, परंतु सिंचाई की व्यवस्था करके और उर्वरक की मदद से हम लोग इसमें भी फसल उगा सकते हैं। फसल में इसमें मुख्य रूप से चावल, गेहूं और कपास जैसे फसलों का उत्पादन किया जा सकता है यदि सिंचाई और उर्वरक की व्यवस्था हो तब। अब हम लोग मिट्टी के अंतिम प्रकार जो भारत में पाए जाते हैं जिसका नाम है पर्वतीय मृदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के जो मृदा है वो प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। जो पर्वतीय मिट्टी है वो पहाड़ी क्षेत्र में और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। तो जहाँ पे वर्षा वन होते हैं वहीं पे इस तरह के पर्वतीय मिट्टी पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में भू आकृति और वनस्पतिक एवं जलवायविक दशाओं की विविधता के कारण इस मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ की भू आकृति जो होती है वो अलग होती है, वहाँ पे जो वनस्पतिक है, जो वहाँ की वनस्पति है वो भी एक दूसरे से अलग होती है, उसमें विविधताएं पाई जाती है। इसके अलावा वहाँ की जो जलवायविक है वो भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस कारण से इस मिट्टी का बड़ा बड़ा क्षेत्र देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये एक छोटे छोटे टुकड़े के रूप में जहाँ तहाँ ये पर्वतीय मृदा पाए जाते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय और ह्यूमस रहित हो जाते हैं, यानी कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ का कटाव होता है, अपरदन होता है, वहाँ पे जब वो बर्फ कट के गिरता है तो वो अपने साथ ही इन मिट्टी को भी लेकर के आ जाता है और इस मिट्टी में जो ह्यूमस पाए जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं और ये मिट्टी ह्यूमस रहित हो जाता है, इसमें ह्यूमस की कमी हो जाती है। उसके बाद नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों में यह मृदा उपजाऊ होती है। जो नदी घाटी होता है, जो पर्वत से निकलने वाली नदी घाटियाँ होती हैं, जो घाटी बनता है, उस घाटी के अगल बगल में जो पर्वतीय मृदा होते हैं ये उपजाऊ होते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा होती है, तो ये उपजाऊ मिट्टी होते हैं। और यहाँ के ढलानों पर फल के बागान लगाए जाते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्र में घाटी बनता है वहाँ पे जो ढलान है उस पर फल के बागान लगाए जाते हैं। साथ ही साथ जो नदी घाटी है उसमें चावल और आलू जैसे फसलों की खेती भी की जाती है, तो इसमें कुछ फल के बागान और चावल आलू जैसे फसलों की खेती भी की जाती है। तो आज के वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोगों के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भूमि के जो उपयोग है, उसका जो स्वरूप बदल रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, भूमि के क्षरण के बारे में, अपरदन के बारे में पढ़ेंगे और भूमि संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।